Good morning, friends. Happy Sunday. So, alright. हाँ तनवीर, तो कल हमने किडनी का सब कुछ कर लिया था, है? किडनी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? किडनी की सबसे छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होके किडनी बनाती है, millions of dash combined together to form a kidney. Nephron. Good. और what is excretion? The biological process became more metabolics to the body. From the body to the body होता है, मतलब उसकी तरफ को लाना. From the body outside. Okay. और ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल. बस दिस इज कप शेप स्ट्रक्चर. जिसको गुड याद है आपको, थोड़ा ठीक धीरे धीरे करके फास्ट हो जाओगे आप. आज मैं आपको कराऊंगी ह्यूमन ब्रेन. क्या करवाऊंगी? ह्यूमन ब्रेन. मैंने इस चैप्टर में से आपको 2 इजी टॉपिक करवाए. अब मैं यहाँ से उठाऊंगी जहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम है. आप लेट आए. हाँ, डायग्राम की फुल प्रैक्टिस कर लो. जहां कोई आंसर ना आए, और जैसे ब्रेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर आपको आंसर नहीं आता, ब्रेन का डायग्राम बना दो. समझ आएगी? तो उनको लगेगा कि कुछ तो बच्चा पढ़ता है. ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता है बच्चा. ठीक है, तो कुछ टीचर्स उसके नंबर दे देते हैं. और ह्यूमन ब्रेन क्या करने जा रहे हैं हम लोग? ह्यूमन ब्रेन. आज हम इंसान के दिमाग के बारे में पढ़ेंगे. ये है हमारा दिमाग. सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें है क्या क्या. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या. ऐसे हो जाओ थोड़ा सा. सिर्फ ध्यान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ध्यान. ठीक है, यही ध्यान रखना, नो अदर थिंग्स. क्या है? इसमें हमारे पास ये है ह्यूमन ब्रेन. तो ह्यूमन ब्रेन इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं यहाँ ड्रॉ इससे अच्छा यहाँ शो करूं, ताकि मैं आपको थ्योरी ज्यादा बता सकूं. ये है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक. ये जो पार्ट है, ये सेरिब्रम है. क्या है ये? सेरिब्रम. द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम इज द. हमारे पास 2 पार्ट हैं जो एक जैसे लगते हैं, जैसे सेरिब्रम और सेरिबेलम. क्या है? सेरिबेलम. लेकिन ये लॉन्गेस्ट नहीं है. लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट. क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. हो गया? ये है पूरा. यहां से शुरू हुआ, यहां से. इसके बाहर क्या होती है? स्कल. इसके बाहर क्या होती है? ये है स्कल. ये है स्कल. ठीक है, और इसके बीच में पहले ये हड्डी होती है यहाँ पे, फिर उसके बाद फ्लूइड होता है. क्या होता है? फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. क्या बोलते हैं? तो स्पाइनल फ्लूइड. मेरे साथ प्रोनाउंस करते रहो हार्ड वर्ड को, फिर जल्दी आता है. तो ये है मेरे पास. स्टार्ट हुआ ब्रेन का. ब्रेन का सबसे पहले आपने बोला कि
बाहर स्कल है, स्कल के बाद दैट इज मेड अप ऑफ बोन। फिर आप बोलोगे कि उसके बाद उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ताकि इंजरी ना लगे, इंजरी जल्दी से इफेक्ट ना करे ब्रेन को, उसके लिए उधर फ्लूइड रखा हुआ है कि पहले फ्लूइड इफेक्ट हो, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद आता है सेरिबेलम, ये, और उसमें सूजियर गहरे पड़े हुए हैं। क्या पड़े हैं? ये ग्रे मैटर। ये ऐसे करके ऐसे ही बनाना है, बस ऐसे 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 करते जाना है, ऐसे 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 ऐसे, इधर को इधर को इधर को इधर को, और ये पार्ट तैयार है। उसके बाद इस पार्ट को बनाना है ऐसे करके, समझ आ गई? और बीच में इसमें ऐसे करके ये, ठीक है। और यहां से जब लाओगे तब इस पार्ट को 2 बार ऐसे घुमा देना है यहां से, और यहां से सीधा लाना है, यहां से सीधा लाना, और बीच में फिर ये व्हाइट वाला पोर्शन लाना है, ठीक है। गुड। और ऐसे करके इसको खींच देना, बंद कर देना, ठीक है। और इसके बाद यहां से जब इसको आप लास्ट लाओगे तो यहां से ये गोभी जैसी बना देनी, ये, ठीक है। ये एक बार ऐसे लेनी, दूसरी बार फिर लानी इसी के पास से ऐसे करके, और बीच में बना देना पेड़। बन गया? और ऐसे करके बस इसको एनक्लोज करो, ठीक है। ऐसे करके तो अब हम जानने जा रहे हैं कि सबसे पहले स्कल है, फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, फिर हमारे पास लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम, ठीक है। और ये सेरिब्रम ये कंस्टिट्यूट करता है हमारा फोर ब्रेन। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, हमारे मिड ब्रेन में क्या क्या होता है, और हमारे हिंड ब्रेन में क्या क्या होता है, और उनके फंक्शन क्या होते हैं। आज हमें पता लगेगा कि जब हमें बीपी होता है तो हमें कहाँ मसाज करनी चाहिए जिससे वो लेवल पे आ जाए। आज हमें पता लगेगा कि जब हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो रही हो तो हमें कहाँ मसाज करनी चाहिए कि वो मसल्स स्ट्रांग हो जाएं, उनमें सर्कुलेशन अच्छे से होने लगे और हमारा ब्रेन अच्छे से चलने लग पड़े, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और ये है सेरिब्रम, ठीक है। इसके बाद ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट है ना, ये फोर ब्रेन में है। किसमें है? फोर ब्रेन में है। ये देखो कहाँ है चैप्टर, इस बुक में कहाँ है ये चैप्टर? हाँ, यही तो आएगा। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में फिर क्या करोगे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ही तो करोगे, है ना? और क्या करोगे? ये है, ये देखो, ये बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ बताया आपको कि ये है हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन में हमारे पास है सेरिब्रम, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। वो क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स मतलब जितने भी विजुअल, आंखों से देखने वाली चीजें, सोचने वाली चीजें, ठीक है, मसल्स की एक्टिविटीज, सुनने की एक्टिविटीज, टच की एक्टिविटीज, स्मेल की एक्टिविटीज, वो सारी फोर ब्रेन के अंदर होंगी। वो किसमें होंगी? फोर ब्रेन के अंदर होंगी। हम पढ़ेंगे कैसे कैसे, ये डिटेल में है यहाँ पर। और इसके बाद जो हिंड ब्रेन है उसमें क्या क्या आता है? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा। क्या आता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। तो ये आपको नाम याद करने हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास कि फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या है। मिड ब्रेन में मिड ब्रेन है, और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लिगेटा है, ठीक है। अब हम ये क्या क्या करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे और ब्रेन खत्म हो जाएगा। हाँ, इजी। लेट अस स्टार्ट। इससे पहले कि हम ब्रेन तक पहुंचे, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या क्या होता है। हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CNS और PNS बोलते हैं।
तो जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको? बता सकते हो कि कुछ जानकारी मिली आपको? मतलब ये ब्रेन के ऊपर स्कल होता है, इसके अंदर सेरिब्रम फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और ये सेरिब्रम, और ये जो ये है ये सेरिबेलम होते हैं। बाकी सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और ब्रेन आता है। एंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन एंड गुड। ठीक है, तो और मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस, पेरिफेरल का मतलब होता है साइड का, सेंट्रल होता है मेन, सेंट्रल होता है मेन। हम बोलते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो हम बोलते हैं कि ये मेन अट्रैक्शन है, पूरे इस प्रोग्राम की मेन अट्रैक्शन है। तो वो क्या है? मेन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। लेकिन उनसे जो मैसेज आने जाने हैं, जो नसें हैं, उन सबको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह की नर्व्स होती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक होती है क्रेनियल नर्व। क्या होती है? क्रेनियल नर्व। दिस क्रेनियल वर्ड इज यूज्ड फॉर ब्रेन, कार्डियक वर्ड इज यूज्ड फॉर हार्ट एंड क्रेनियल वर्ड इज यूज्ड फॉर ब्रेन। तो क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, इज इट ओके? तो हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये कितनी कितनी होती है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पर है, एक शायद 32 है, दूसरी 12 है, वो सारी डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपने इनके दो दो पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, पूरा रीड करके पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ह्यूमन ब्रेन, इज इट ओके? इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये क्या करता है? जब भी हम किसी चीज को, जैसे मान लो किसी हमने गर्म चीज को हाथ लगाया, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हमने हाथ लगाया, यहां से एक नस गई जिसे कहते हैं सेंसरी नस, नर्व। सेंसरी नर्व भी बोल सकते हैं और न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, जैसे ही मैंने टच किया, अच्छा अगर यहाँ कोई गर्म चीज पड़ी हो, बहुत गर्म चीज, और आपका हाथ लग जाए, आप कितने सेकंड में हटा लेते हो? विद इन सेकेंड। तभी देखो क्या हुआ, उस एक सेकंड के अंदर क्या क्या हुआ। यहां से वो मैसेज गया, यहां से वापस आया कि इसको हटा। तो कितनी फास्ट सर्विस है, कितनी फास्ट सर्विस है। तो ये क्या है, ये इस तरह की जो सर्विस होती है, जो बहुत फास्ट सर्विस होती है, वो ब्रेन नहीं करता, वो ब्रेन नहीं करता। वो कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। वो कौन करता है? बाद में उसको बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन पहले वो एक्शन ले लेता है। अगर वहां तक पहुंचे तो डैमेज हो जाए, अगर उसे सोचना पड़े तो डैमेज हो जाए तब तक। तो स्पाइनल कॉर्ड ही अपने सर पर एक्शन ले लेता है कि हाथ हटा ले। ठीक है, तो ये कौन कौन करता है? ये क्या है, हमारे हाथों में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये यहां से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड दूसरी नस भेजेगा। कौन? मोटर। कौन सी नस? मोटर। इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन कि रिमूव योर हैंड, कि व्हाट? रिमूव योर हैंड। अगर ये ब्रेन तक जाता तो ये काम करने में लेट हो जाते और इफेक्ट हो जाता। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, जो इंस्टेंट लेने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? कर लोगे कि द एक्शन इन विच मोटर सेंसरी न्यूरॉन सेंसेस द मैसेज एंड मोटर न्यूरॉन टेक्स द एक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। कर लोगे?
अब बोलते क्या स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन में ही काम करता है? देखते हैं। ऑब्वियसली नॉट, नो, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, हम सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो कह रहे हैं न्यूरॉन्स, बोलते ये इसी का यही काम नहीं है कि वो सिर्फ जब जरूरत हो, बस इंस्टेंट एक्शन की जरूरत हो, रिफ्लेक्स एक्शन की, तभी काम करता है। वो नसें भी ब्रेन तक पहुंचाता है जो सोचने समझने की शक्ति रखती हैं। वो नसें भी उससे होकर के ही वहां तक जाती हैं। हाँ, 3 चैप्टर्स हो गए यार। वो 10-10 ही मत करो, कुछ एक्स्ट्रा भी कर लो उसमें ना। वो उससे तुमने एनसीईआरटी की है तो ये हेल्प नहीं करेंगे आपको +1 में, आपको एक्स्ट्रा करने ही चाहिए। फिर आप सारे करके आओ, फिर जब है ही 10-10 टोटल करके 10 चैप्टरों में 100 होंगे फिर। हाँ, कुछ नहीं है यार, चैप्टर किए हुए। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा क्वेश्चन ये था कि स्पाइनल कॉर्ड ही सिर्फ यही काम करता है कि भाई इंस्टेंट जब रिफ्लेक्स एक्शन आ रहे हो, जब आपको मुसीबत पड़े तभी वो काम करते हैं क्या? नहीं, उसका और भी काम है। वो नसें जो सोचने समझने वाली हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाना भी उसी रास्ते से वो जाती हैं। तो दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन। बोलते वैसे वो जो सोचा जाएगा वो ब्रेन में ही सोचा जाएगा, वहां पर इकट्ठी हैं वो सारी नसें जिसने सोचना है, जिन नसों ने सोचना है, विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। पर वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, तो कोऑर्डिनेशन का काम भी स्पाइनल कॉर्ड का है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्ट्रक्ट, तो इस तरह से क्योंकि वो कोऑर्डिनेट होकर के काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक दूसरे के काम में, तो इन दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया। तो दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सब जगह से जानी है। मेरे यहाँ दर्द लगेगी तो भी मैसेज ब्रेन को जाएगा, मेरे पाँव के एक उसमें दर्द होगी तो भी मैसेज ब्रेन तक जाएगा। कोई भी तकलीफ होगी ब्रेन को हैंडल करनी है, ब्रेन को हैंडल करनी है। तो कह रहे हैं कि ऑल पार्ट से वो वहां जाएगी और सारी इंफॉर्मेशन वहां इकट्ठी होके पहुंचनी चाहिए। इंटीग्रेट क्या होता है? इकट्ठा करना। तो स्पाइनल कॉर्ड उसको इकट्ठा करके पहुंचाता है। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, हम देखते हैं, हम लिखते हैं, बात करते हैं, चेयर मूव करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, है ना। प्रोग्राम में हमें कैसे पता लग जाता है कि अब वही ये अच्छी लाइन बोली, अब हमें तालियां बजानी है। ये अच्छा नहीं बोला यार, हमें ये अब तालियां नहीं बजानी है, क्योंकि अगर अब हम तालियां बनाएंगे तो लोग हमें फूल बोलेंगे, इतना अच्छा भी नहीं बोला है। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रोग्राम्स आर एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी एक्शंस व्हिच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। बोलते आपको लिखना है, आप खुद डिसाइड करोगे। आपने बात करनी है, आप खुद डिसाइड करोगे। आपने तालियां बजानी है, आप खुद डिसाइड करोगे। बोलते इन एक्शंस को, जिनको हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमने करने हैं, उन्हें हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको आकर के कहता है यार हमने खरड़ में स्वच्छता अभियान चलाना है, क्या तुम उसका पार्ट बनना चाहोगे? तो हम क्या कहेंगे? हाँ, ये अच्छा काम है, वॉलंटरी, मेरी अपनी इच्छा से। नहीं होगी तो मैं नहीं बोलूंगी। तो उसी तरह से जो लिखने का काम है, जो बोलने का काम है, जो क्लैपिंग का काम है, वो सारे हमारे वॉलंटरी एक्शन है और वो ब्रेन डिसाइड करता है, वो ब्रेन है। सो द ब्रेन आल्सो हैव टू सेंड द मैसेज टू द मसल्स। बट ऐसा ही नहीं है ना कि ब्रेन ने डिसाइड करना और हो गया काम, नहीं है ना। ब्रेन ने डिसाइड करना है, बट करना तो मेरे हाथों ने है, करना तो मेरे हाथों ने है। तो क्या हुआ? सो द ब्रेन आल्सो हैव टू सेंड द मैसेज। बोलता वो डिसाइड करे बट कोऑर्डिनेट करे मसल्स के साथ। अब क्या है? वो मैसेज भेजेगा मसल्स को। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। तो पहले क्या हुई? ब्रेन में काम हुआ, फिर क्या हुआ? उसने कोऑर्डिनेट किया मसल्स के साथ। तो ये सेकेंड वे, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बोलते ये जो बातचीत है ब्रेन की मसल्स के साथ, हर एरिया के मसल्स के साथ, वो क्या करती है? ये कम्युनिकेशन, ये जो बातचीत है अदर पार्ट्स के साथ, ये मदद करती है
ये कैसे कोऑर्डिनेट होगा सब कुछ मसल्स और ब्रेन का? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। अकेला सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी लाचार हो जाएगा अगर उसके पास वो नसें नहीं होंगी, वो मोटर न्यूरॉन्स, वो सेंसरी न्यूरॉन्स नहीं होंगी। और वो जो न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पे होती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पीएनएस एंड सीएनएस together coordinates together to give a functional activity, to give a functional activity in our body, in our body। आज आपने वॉलेंट्री का मतलब सीखा। क्या है वॉलेंट्री का मतलब? आज आपने सीएनएस और पीएनएस का मतलब भी समझा। उसका क्या मतलब है? पीएनएस में ब्रेन और स्कल आता है। और सीएनएस में फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म पढ़ो उसको, देखो जरा एक सेकंड। Tiny water droplets हाँ बोलो, फुल फॉर्म बोलो। नहीं, फुल फॉर्म पूछी मैंने सीएनएस और पीएनएस की। और पीएनएस क्या इंक्लूड करता है? पीएनएस की फुल फॉर्म बताओ का तनवीर, पीएनएस की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर बता रही हूं, अब आगे चलूंगी, आगे आगे फिर तुम तकलीफ होगी तुम्हें। अभी यहां समझ लो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स इंक्लूड करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल, ये सारे मिलकर के, ये चारों चीजें मिलकर के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ये सब मिलकर के हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को रिजल्ट देते हैं। समझा गया? अब है हमारे पास फ्रॉम द ब्रेन द स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। बोलते क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन and spinal nerves arise from the spinal cord. The brain does allow us to think and take action based on that thinking. बोलते ब्रेन हमें, जो ब्रेन के अंदर सोचने समझने की शक्ति है। As you will expect, this is accomplished through the complex design. बोलते ये एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन है और कोई भी टास्क इस डिजाइन के थ्रू ही कंप्लीट होता है। विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल, सारे अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। मिड ब्रेन अपनी एक्टिविटी करता है, फोर ब्रेन में अलग काम है और हिंड ब्रेन में अलग काम है। अब हम देखेंगे फोर ब्रेन क्या करता है, हिंड ब्रेन क्या करता है और मिड ब्रेन क्या करता है। लेट अस स्टार्ट। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सोचने समझने की शक्ति है वो यहाँ है फोर ब्रेन में। आगे ठीक है, तो ये कह रहे हैं आगे, द ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज रीजन विच रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। सेंस करने की सारी नसें वहां पर इकट्ठी होती हैं और वो अलग अलग रिसेप्टर से आती हैं। रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? स्किन में होते हैं, नोज में है, आईज में है, ठीक है। 5 हमारे सेंस ऑर्गन टंग में है। 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम क्या क्या कहते हैं, ये है फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। समझ आ गई? फोटो रिसेप्टर का मतलब होता है लाइट को डिटेक्ट करने वाला, और वो कौन करता है? आईज। फोनो रिसेप्टर क्या होता है? साउंड को डिटेक्ट करना, ईयर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होता है? टेस्ट डिटेक्ट करना, और वो कौन करता है? टंग। थिग्मो रिसेप्टर कौन होता है? टच, स्किन, ठीक है, स्टिमुलस। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है डिटेक्टिंग स्मेल,
नोज। तो ये यहाँ पर हमारे रिसेप्टर सेल्स अवेलेबल है हमारी स्किन पे, हमारे नोज पे, हमारे आईज पे, जो चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स या सेंस रिसेप्टर सेल्स डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फोर ब्रेन में क्या है, ध्यान फिर से बता रही हूँ, मैं पूछूंगी आप फोर ब्रेन में क्या क्या है और कैसे कैसे काम। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सोचने समझने की सारी शक्ति फोर ब्रेन में है। हो गया, एक लाइन तैयार होगी फोर ब्रेन के लिए। दूसरा, इट हैज रीजन्स, उसमें ना डिफरेंट रीजन्स है, लोब्स बने हुए हैं, हिस्से। इस रीजन में ये होगा, फोर ब्रेन इस रीजन में ये होगा, इस रीजन में ये होगा, प्लान है बिल्कुल। इट हैज रीजन्स विच रिसीव्स सेंसरी इंपल्सिस, इसमें रीजन्स हैं जो सेंसरी इंपल्सिस जो है रिसीव करते हैं अलग अलग रिसेप्टर से। अलग अलग रिसेप्टर्स क्या है, ये 5। ये फोर ब्रेन में सारी नसें सेंसरी नसें प्रेजेंट है, अलग अलग, स्किन से भी, नोज से भी, आई से भी फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। और जैसे एक्शन आता है कोई भी, जैसे बहुत तेज लाइट आएगी, रोशनी बंद कर देते हैं, ब्रेन को मैसेज मिलता है, बिल्कुल वो बंद कर देते हैं आईज को। तो सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग। जो अलग अलग एरियाज हैं फोर ब्रेन के, वो रिस्पॉन्सिबल है सुनने के लिए। सुनने के लिए अलग कॉर्नर है, स्मेल के लिए अलग कॉर्नर है, साइट के लिए वहां ऐसी सेंसरी नर्व्स हैं जो देख सकती हैं, सो ऑन। इस तरह से अलग अलग रिसेप्टर से अलग अलग सेंसरी नर्व्स जो है फोर ब्रेन के अलग अलग एरिया में पड़ी हुई है। क्या बोला मैंने? फोर ब्रेन में हाँ। सोचने की वो बोलो 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 जल्दी। फोर ब्रेन through the brain of part of the brain. दोबारा बोलो। The whole brain is the क्या तुम्हें क्या एक चीज पता लगी फोर ब्रेन के बारे में मेरा इतना बोलने के बाद? मैं थोड़ा बोलूं, थोड़ा सा तो बताओ, एक लाइन तो बताओ। whole brain के अंदर नर्व्स रहती हैं जो कि उसे मैसेज देती हैं, जैसे एग्जाम्पल टंग, स्किन, ईयर। तुम ये लाइन बोलते ना तो मुझे अच्छा लगता कि फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। बोलो। फोर ब्रेन इज मेन पार्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ द ब्रेन। लाइन फिर उल्टी सीधी कर दी। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन। The main thinking part of the brain is the forebrain. In forebrain there are different lobes. In forebrain there are different Different lobes. Different lobes, which includes the lobe of hearing, area of hearing, smell, which lobe of sight, so on. ठीक है, बोलते ये जो देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड। डू यू नो इंटरप्रेटेड क्या होता है? इंटरप्रेटेड होता है लाइन टू लाइन डिस्क्राइब करना किसी चीज को। इंटरप्रेटेड क्या होता है? लाइन टू लाइन डिस्क्राइब करना। तो ये कह रहे हैं देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंस की इंफॉर्मेशन हाथ से, नोज से, आई से, किसी भी ऑर्गन से जो सेंस की, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन गई ब्रेन को और उसने लाइन टू लाइन डिस्क्राइब हुई है, भाई बाहर ऐसा हुआ है, मेरे इस ऑर्गन के साथ ऐसा हुआ। लाइन टू लाइन ब्रेन को डिस्क्राइब कर दी जाती है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। बोलते बाय पुटिंग इट टुगेदर, अब इसको वो इकट्ठा करता है ब्रेन रिसेप्टर से,
रिसेप्टर से ली सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचाई ब्रेन तक और लाइन टू लाइन इंटरप्रेट की। उसने वो इंफॉर्मेशन ली एज वेल एज विद द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। बोलते हैं और ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को लिया और जो ब्रेन के पास जो पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर है उसके साथ कंपेयर किया और फिर उसे याद आया कि इस सिचुएशन में मुझे ये एक्शन लेना है। ब्रेन को लाइन टू लाइन वो डिस्क्राइब हुई सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। ठीक है, तो कह रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस, जो पहले से उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके साथ उसने वो कंपेयर की और फिर डिसीजन लिया। ठीक है, ऐसा होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई जैसे शादी में जाना हो, किसी शादी में, तो हम क्या करते हैं, हम याद करते हैं 10 साल पहले उसके बच्चे की शादी थी, उसने मुझे 1000 रुपए लगाए थे। याद आता है, देखो ब्रेन के पास वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है 10 साल पहले की, और यार उसने 1000 लगाए थे तो मैं 1100 लगा देता हूँ। मतलब हम कैसे ब्रेन को वो इन्फॉर्मेशन लाइन टू लाइन स्टोर्ड है, मैं वहां गया था, मेरे साथ ऐसा होता और वहां उस बंदे ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, मैं अब उसके साथ मैं भी साइड उसके साथ ऐसा बिहेव करूंगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे फिर ब्रेन जो है प्रेजेंट की डिसीजन लेता है। तो कहता है कि वो लाइन टू लाइन डिस्क्राइब करता है जो उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसके बेस पे फिर वो डिसीजन लेता है। और ये सारा काम जो है वो फोर ब्रेन कर रहा है, मिड ब्रेन नहीं कर रहा, हिंड ब्रेन नहीं कर रहा। ठीक है, फोर ब्रेन एरियाज विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर उसके बेस पे वो अपने हाथ पांव चलाता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो पैकेट लेता है, फिर उसमें वो 1000 रुपए डालता है। पहले दिमाग में सोचा मुझे क्या क्या करना है, फिर वो उसने हाथ चलाए, फिर वो पैकेट तैयार किया, फिर वो देना किसके पास है ये भी उसने मुझसे ढंग से बात नहीं की थी उसके पति ने, मैं पति को नहीं दूंगी मैं तो ये सारी रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिसीजन लेके अपने फिर लेग्स या मसल्स जो है वो हिलाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं आवर लेग्स हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। बोलते और कई बातें तो देख के या फिर हियर करके भी डिसाइड नहीं होती। हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, ये हमें कैसे पता लग जाता है, बस हमारा पेट भर गया, 10 मिनट खाते हुए हो गए और एक चपाती और आधे में खत्म हो, अब नहीं मेरे अंदर नहीं जा सकता, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये एरियाज भी ब्रेन के पास है। कहाँ पर है? फोर ब्रेन में है ये डिसीजन लेने के। तो सीइंग और हियरिंग, थिंकिंग, ये सब कुछ तो फोर ब्रेन करता ही करता है। लेकिन भूख लगी है, भूख पूरी हो गई, भूख खत्म हो गई, प्यास लगी है, ये सारी बातें भी कौन डिसाइड करता है? फोर ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन इतने सारे काम करता है तो उसकी मालिश जो है 7 दिन में एक बार कर लेता है। ठीक है, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग्स फुल इज बीइंग ऑफ सेंटर एसोसिएशन विद द हंगर विच इज इन सेपरेट, और वो सेपरेट पार्ट में है फोर ब्रेन में। जो भूख का है, प्यास का है, वो भी एक कॉर्नर है फोर ब्रेन में जो ये डिसाइड करता है। जिसे भूख का पता, हम बोलते हैं यार इस बंदे को भूख का ही पता नहीं लगता, ये तो 15-15 चपाते उसका फोर ब्रेन खराब, वो वाला लोग खराब है। ठीक है, तो बताओगे क्या क्या होता है फोर ब्रेन में? क्या क्या होता है फोर ब्रेन में? थोड़ा बताओ। भूख का पता लगता है, प्यास का पता लगता है, कब रोकनी है, कब ऐसे नहीं। इन्फॉर्मेशन, ओल्ड इन्फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, है ना। रिसेप्टर्स की सेंसरी न्यूरॉन्स वहां पे जाती हैं, अल्टीमेटली एट द एंड वहां मैसेज जाना ही जाना है ब्रेन तक। वो कौन से ब्रेन के पार्ट में होगा? फोर ब्रेन के पार्ट में होगा, सेंसरी भी, रिसेप्टर्स। और हंगर, स्मेल, हियरिंग सब फोर ब्रेन के थ्रू होगी। तो फोर ब्रेन के बारे में ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं कि फोर ब्रेन क्या क्या करता है। स्टडी द लेबल डायग्राम। ये लेबल डायग्राम आपको दिखना है, देखो क्या क्या है। ये देखो, ये व्हाइट वाला पोर्शन हिपोथैलेमस है,
ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. डू यू नो पिट्यूटरी? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. एक नंबर का क्वेश्चन आता है, विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. तो पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ओके, तो ये हिपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब कहाँ है? ये है मिड ब्रेन में. ये क्या है? मिड ब्रेन. ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड और हिपोथैलेमस, ये है मिड ब्रेन. आगे मिड ब्रेन के पार्ट पता लगे. और हिंद ब्रेन में आता है पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम. ये दिस इज सेरिबेलम, ये हिंद ब्रेन है. और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. अब हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है हिपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, मिड ब्रेन मतलब, और फिर पढ़ना है हिंद ब्रेन मतलब पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम के बारे में. लेट अस स्टार्ट. बोलते let us look at the other use of word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters, खाना सामने आ जाए, राजमा चावल सब कुछ इतने दूर पड़े हैं और मेरे मुंह से पानी आने लग पड़ता है. कौन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिड ब्रेन. और किसी की पानी से तो ऐसे ही ऐसे मुंह से ऐसे ही लार टपकरी होती है, मतलब उसका मिड ब्रेन खराब है. तो क्या है? रिफ्लेक्स that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see food we like, जो हमें पसंद है ना. Our heart beat without our thinking about it. हम सोचते भी नहीं है, और कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो हमारा हार्ट इतना फास्ट बीट करने लगे. क्या हमारे सोचने से हुआ? वो नहीं, अपने आप. तो वो क्या है? इनवॉलेंटरी फंक्शंस. क्या है वो? इनवॉलेंटरी. तो इसका मतलब क्या है कि इनवॉलेंटरी फंक्शन जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है. जैसे आंख का झपकना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे 2 मिनट अपनी आंखें खुली रखनी है, पर मैं पूरे 2 मिनट अपनी आंखें खुली ही नहीं रख पाती. ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है कि मैं इसको. ऐसे ही जब मैं कोई बुरी बात सुनती हूँ या डर वाली बात सुनती हूँ, मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूं कि मैं अपने हार्ट को रोकूं, मेरा हार्ट फास्ट ना चले, लेकिन वो चलता है. तो इसका क्या मतलब है? हाँ बेटा, सारा सिलेबस खत्म हो गया है? खत्म हो गया. एमसीक्यू सभी चैप्टर्स के हो गए. मैप कर लो और फिर आओ. ठीक है. तो अब क्या है कि हमने देखा कि फोर ब्रेन तो वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कर रहा है. वॉलेंट्री एक्शन जो मेरी इच्छा में दे, मेरे हाथ हिलाना है, मेरी मर्जी है, मैंने हिलाना है. लेकिन मेरे हार्ट की बीट पर, मेरी आंखों की झपकने पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है. वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन. कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन. इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस इजिली बाय थिंकिंग अबाउट दिस. ना हम सोचने भी नहीं, मुझे नहीं ऐसा करना है यार, मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है, कुछ नहीं होता, ये सिचुएशन चली जाएगी. लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए वो फील होता ही है. वो हमारे बस में नहीं है. वो मिड ब्रेन मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन है. डू वी हैव टू थिंक अबाउट द रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट? क्या हमें ये सोचना पड़ता है अब मुझे सांस लेनी है? ले रहे हैं हम लोग, 24 घंटे सांस ले रहे हैं. तो ये किसके कंट्रोल में है? ये मिड ब्रेन के कंट्रोल में है. ये किसके कंट्रोल में है? मिड ब्रेन के कंट्रोल में. क्या मुझे ये सोचना पड़ता है कि मुझे अब खाना पचाना है? खुद चला गया अंदर, पच रहा है. ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन. हाँ, अपने आप जो हो रहे हैं वो मिड ब्रेन में. यस, जो सोच करके करने, जो सोच के करने. So in between, in simple reflex action like change in the size of the people and that our actions such as moving a chair, there is another set of muscles movement over which we do not have any thinking control. वो तो कोई thinking control ही नहीं है. जब ये जो हमारी आंखों का झपकना है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल. तो ये सारे involuntary actions हैं. ये सारे involuntary actions हैं और ये involuntary action controlled by midbrain एंड हिंड ब्रेन. कुछ मिड ब्रेन के द्वारा और कुछ हिंड ब्रेन के द्वारा ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल किए जाते हैं. इंक्लूडिंग ध्यान देना, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग. ये जो उल्टी आती है, अपने आप ही खाना उल्टा होने लग पड़ता है, बाहर निकलने, थूक निकलना, भूख लगना. ठीक है. वॉमिटिंग,
आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हेड ब्रेन। वो तो ये जो 3 चीजें है ना, ये यहाँ पे हमारे मेडुला होता है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, ठीक है, उल्टियां आना, ये सब यहाँ होता है। हमें मैक्सिमम ये जो एरिया ना हमें बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए अपना, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो जैसे फादर मदर भी जैसे घर में होते हैं, आप टीवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, 1 घंटा आप टीवी देखते हो आप 1 घंटा टीवी, जैसे पापा भी कई बार रिलैक्स के लिए टीवी देखते हैं, लंबे पड़ के मत देखो, तेल ले लो, तेल की बोतल साथ रखो और अपने इस हिस्से की मसाज करो, अपने फ्रंट की मसाज करो, 1 घंटा पता ही नहीं लगेगा, मसाज भी हो जाएगी, आपका ब्रेन भी ठीक हो जाएगा, आपका शांति भी मिलेगी और आपकी नसें जो है ताउम्र तक स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो हमेशा जब भी आप बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, अपने साथ सरसों का तेल जिसमें कि नीम वाला हो, नीम, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, एज होती जाती है, हमारी बॉडी एसिडिक होती है, एसिडिक, और एसिडिक जब कोई चीज बॉडी जो है, हर किसी की बॉडी एक उम्र के साथ एसिडिक होती है, तो उसके लिए आपको बेस यूज करना चाहिए। क्या होता है? बेस। बेस क्या होता है? बेस किस में होता है? नीम में, नीम में, ओरिजिनली अगर देखा जाए करेले में, नीम में। तो आपको ज्यादा देर जैसे करेले डाइट में दूसरे तीसरे दिन खाने चाहिए, ठीक है, यीस्ट खाना चाहिए, यीस्ट की बनी हुई चीजें, लेकिन आटे में, मैदे में नहीं। फिर जैसे वो जो नीम है, उस पत्ते लाओ आप, सरसों के तेल में उसको खूब उबालो, और जब वो थोड़े सूखने लग पड़े तो उबाल के उसको पैक कर लो, और जब टीवी देख रहे हो तो अपनी मसाज करो, अपने पैरों की मसाज करो, अपनी हेड की मसाज करो, और फिर ब्रेन ठीक रहेगा, ठीक है, और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये सब कुछ कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन कंट्रोल करता है जो आंखों का झपकना है ब्रेन, लेकिन ब्लड प्रेशर और वॉमिटिंग कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन। थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। आपको मैं ये कह दूं कि बेटा आपने क्या करना है, यहां से लेकर पार्क में भेज दूं और मैं बोलूं कि आपको सीधी लाइन में चलना है, आपको ना इधर चलना है ना आपको इधर चलना है, आपके कदम उसी लाइन पे रहने चाहिए। अगर मैंने ये बोल दिया तो ये कौन कंट्रोल करेगा? कोई बच्चा आपने देखा है फर्स्ट ही आएगा, रेसिंग में फर्स्ट ही आएगा, या फिर उसको अगर आपने क्या कहते हैं नींबू और वो चम्मच दे के ऐसे चलाया किसी बच्चे को और वहां तक जाना है, वो पूरे ध्यान से जाता है। कई ऐसे चलेंगे, यहाँ गिरा देंगे, वहां पे 4 कदम पे गिरा देंगे, कोई 10 कदम पे गिरा देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने अपने हिंड ब्रेन को फोकस नहीं किया, उसने अपने उसको जो फोकस, जिस कंसंट्रेशन की जरूरत थी उस टाइम, उस चीज पे उसने ध्यान नहीं लगाया। वो कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन। सीधी लाइन में चलना कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन। बोलते थिंक अबाउट द एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसाइकिल, पिकिंग। नीचे पेंसिल गिरी है, कईयों से पेंसिल ही नहीं उठाई जाती, कोई इधर हाथ लगाता, कोई इधर, चौथी बार जाकर के उस पेंसिल को उठाएगा। क्यों? क्या हुआ है? दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम। हिंड ब्रेन में ये पार्ट है, ये दिस। कितनी जरूरत है इस एरिया के मसाज की, समझ रहे हो? तो ये कह रहा है कि अगर आपको मतलब बिल्कुल एक लाइन में, सीधी लाइन में प्रिसाइज काम, मतलब एक्यूरेट काम करने को दिया है कि भाई पॉइंट इधर भी नहीं होना चाहिए और पॉइंट उधर भी नहीं होना चाहिए, तो वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। तो आपको अपने सेरिबेलम पे उस वक्त फोकस करना है, उसको बिल्कुल कंसंट्रेट करके ध्यान में लाना है और फिर सीधा चलना है, आपसे आगे कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये कह रहे हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन। और ये सेरिबेलम ही पता लगाता है कि सीधी लाइन में कैसे करना है, प्रशांत, और डिसीजन भी यही लेता है वॉलेंटरली, सोच करके। इनवॉलेंट्री एक्शन भी ये कई करता है, वॉमिटिंग जैसे एक्शन अपने आप हो रहा है, वॉमिटिंग, ठीक है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना भी अपने आप, वो भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन उसके अलावा कुछ वॉलेंट्री एक्शंस जिसमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, वो भी हिंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है, वो भी हिंड ब्रेन। It is responsible for precision of voluntary action and maintaining the posture and balance of the body। और ये हमारी बॉडी के पोस्चर को भी सीधा रखता है वॉलेंटरली, कि सीधे बैठो। अब ये एक्शन किसके पास गया? जब मैंने अपने ब्रेन को ये बोला तो किसको बोला? सेरिबेलम को बोला कि मुझे सीधे बैठना, मेरी बॉडी का पोस्चर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये सब कुछ भी ये ही कंट्रोल करता है। क्लियर है?
करोगे याद? याद करके दो मुझे, याद करके दो। पहले ये ड्रॉ करो, फिर याद करो। हाँ, पहले ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, उसके बाद याद करना। उसके बाद आप पहले ये ऐसे कर सकते हो ब्रांचेस में, जैसे CNS क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्रेनियल और स्पाइनल सिस्टम। फिर आप यहाँ आ सकते हो कि पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कौन कौन से हैं, फिर इनके बारे में। ये भी यहाँ याद यहाँ से कर लो, यहाँ से यहाँ तक, और ड्रॉ यहाँ से कर लो। और कोई आपको अब बात लगती है यहाँ नहीं लिखी है और यहाँ इंपॉर्टेंट थी, वो भी यहाँ से, ठीक है? चलो, हाँ, बैठ जाओ। बलराज आ जाओ बेटा। सुना दो, बैठो। आरोही आप भी रेडी रहो बेटा, सुन लेती हूँ। इजी है? कहाँ है मैप? वेस्ट एशिया फिजिकल, इसमें सी के बारे में पूछा हुआ है इस मैप में। ये सी से तो कर, तो ये मैप ठीक नहीं होगा, ये एशिया का है। एशिया फिजिकल है, एक आंदा एशिया पॉलिटिकल, तो वो नहीं लाया आप, तो फिर ऐसे कैसे? यहाँ मिल जाएगा, शाम को ले आना। ऐसा करो तो जो एशिया फिजिकल वाले हैं वो कर लो, कोई भी नहीं है फिर। ऐसा ही जैसा हो ना, बिल्कुल यही आने है सर को। तो फिर आप ऐसा करो ना, एशिया पॉलिटिकल में आते, हाँ लेके आओ उसको ना। हाँ, इसमें से तो कोई नहीं है ये। मैं दिखाई दी थी अंकल मुझे अपनी पॉपुलर दिखानी है बस स्टैंड को, उठे देखिए नहीं, ये पॉलिटिकल है। कॉपी खोल के दिखाई दी थी उन्हें, यहाँ काट के दी फिजिकल होगा नहीं ना उसके पास, तुमने देखना था। और दोबारा ध्यान दो, अभी मिलना ही चाहिए, है ना, कल पेपर है। अभी सुना दो, लास्ट चैप्टर है ना। चैप्टर का नाम क्या है? चेंजिंग ट्रेडिशंस। Which element of the Greek and the Roman culture were revered in 14th and 15th centuries? The religion and religious tradition and artistic element of Greek Two marks का ये है। Why were the Italian towns the first to experience the idea of humanism? The Italian towns first experience of humanism is a foreign place. That is, this objective humanism was first teach in Italian. Italian schools, university, colleges, and the largest university set up in the Italian towns, and the university reduce and Bologna is the center of legal studies and grammar, Greek poetry and poetry, history and moral philosophy were taught. Number of classified books were written and composed both France and Greek soldiers. France and Greek soldiers, and great soldiers were in the Italian towns. बेटा ये स्पेलिंग गलत है, ये सोल्जर कंधा लिखा है आपने, सोल्जर वो हाँ बोलो, ये हर जगह सोल्जर बोलो। Great soldiers after the Italian towns were propagated in this idea of humanism. Thank you. कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एक टाइम था तुम्हें याद नहीं होता था, नहीं? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस
मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ NCERT के दो आ गए NCERT ये सुनना है मुझे। विकास होना ये दो 4 पॉइंट एक टॉपिक ऊपर करेंगे। ठीक है। कंपेयर द वैनिटियन आइडिया ऑफ द गुड गवर्नमेंट with that in the complementary France. The Venice was an Italian city, and the Venice was an Italian city. It was a sphere of influence of the church and feudal lord and when the bankers and rich merchants of Venice played an active role in governing the city and active role in governing the city. On the other hand, the absolute monarchy in France was replaced, where was replaced by their and clergy should not be politically dominant and should not feudal lords and What are the features of the humanist thought? the features of humanist thoughts are as following ways: freedom of human life or freedom of human life control religious From control of sentence को ढंग से from control religious and stress on stress of physical presence and monarchy presence of and it propagated freedom of individuals and inalienable rights of individuals. It encouraged in their life and it encouraged in their life. ये नहीं किया आपने ये नहीं किया। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है। हाँ किया ना ये। मुझे बताओ ये कॉपरनिकस ने क्या क्या किया है? कॉपरनिकस ने कहाँ रहता था ये? कॉपरनिकस कैथोलिक नहीं ये वो बताओ कंट्री का नाम। क्या किया था इसने? मतलब ये क्या है? साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉमर है, क्या है ये? Copernicus was a scientist and एस्ट्रोनॉमर है। याद नहीं किया आपने ये? हाँ, इसको पढ़ो। इसमें ये इम्पोर्टेंट है ये वाला। और हाँ और ये माइक कर लो ना और ये 3 कर लो अच्छे से। अच्छा इसके बाद MCQs करने हैं आपने की होंगे? ठीक है तो फिर अब है नहीं आपके पास है ना? इनको याद कर लो और एजर्शंस करो फिर आओ मेरे पास बाहर से। आरोही आप आओ बेटा सुनाओ। हाँ एजर्शंस और MCQs में अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। The taxonomic unit phylum in the classification of the animal is equivalent to which hierarchical level in the classification of the plants? नहीं मैं नहीं देती ऑप्शंस नहीं दूंगी मैं। The taxonomic unit phylum in the classification of the animals is equivalent to which hierarchical level in the classification of the plants? Animals. Division. 7th chapter आपका ये? First chapter. ध्यान देना एक ही बार बोलूंगी ध्यान से सुनना। थोड़े आगे आ जाओ। मैच द फॉलोइंग। फैमिली को मैच करना है आपने। ट्यूबरसम, पॉलीमाइनियल्स, सोलेनम, प्लांटे, सोलेनिस। Solanum, kingdom, Solanum plantain, kingdom,
ऐसे options याद नहीं आ रहे। हम्म? Options याद नहीं आ रहे। Question. मैं हाथ रखूं, बोलो। Solana familia. ये क्वेश्चन ही लिख लो आप। अब है पूछो। Solana familia. Kingdom Plantae. Tuberous is genus है और Polymerase is species है again. क्या है? डी गलत है, ए है। आपने क्या सोचा? मैं पूछूंगी नहीं है नहीं करा था मैंने। तो फिर इसमें तो यही गलत हो गया। आप जहाँ पे की फैमिली है सोलेनेस, जो क्लास है वो सोलेनेसी है, इसमें है नहीं। किसी एक चीज से दो को कैच करना था ना आपने, फिर सही आ जाना था। याद करो इसको, ये यहाँ से भी याद करो और ये भी। हाँ। बच्चे पता कितने एक्स्ट्रा करके आए होंगे, बहुत एक्स्ट्रा। हमने तो अभी टाइम नहीं था, टू द पॉइंट किए। देखिए एक्सरसाइज किया आपने। Contagium vivum fluidum was proposed by Contagium vivum is added in brick. ठीक है। Naked cytoplasm, multinucleate and saprophytic are the characteristic of the five kingdom classification was proposed by आगे आगे ही जाना ना मुझे। A prothallus is Prothallus is a free living organism of plants and animals. गैमेटोफाइट है ना, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर ना। पूरा बोलो किसका है, कहाँ पाया जाता है ये? ब्रायोफाइटा में, डायोफाइटा में, किसमें? देखो 10-10 याद किए। प्रोथैलस ये एक स्ट्रक्चर है, ये जिम्नोस्पर्म में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है। थैंक यू। द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज 36. What would be the chromosome number in its endosperm? 7 cells, 8 nucleotides. मुझे टोटल बताओ यार। 57. 54 है। 10-10 है यार, इनको ढंग से कर लो। फिर मैं दे दूंगी सारे करने को, फिर पता लगेगा 100 करने पड़ेंगे। अगले 3 भी करो। और अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, रिवाइज करके आना ढंग से। बोलो। Write a letter to your यहाँ बैठा है, यहाँ बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। Write a letter to your grandmother wishing both 60th birthday। दोनों का? अच्छा, मदर और फादर नहीं, मदर का 60th बर्थडे है। बोलो ग्रैंड मदर का। जो मर्जी डालो यार। एड्रेस का क्या है? बोलो बोल लो पहले। House number 21828 sector 12 Mohali जोर से बोलो जरा। dear grandmother, I hope that today वेरी गुड, बहुत सुंदर है। अब याद करो। I hope that letter finds you in good health. I just got to know from father that today is your birthday. Please expect my accept नहीं
एक्सेप्ट, accept, एक्सेप्ट, accept, ACC, देखो दो चीजें हैं, एक है ACCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब मेरे मैं जो बोल रही हूँ उसको ले लो, मैं जो ले लो, और ये होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है इसको छोड़ के सब इसको छोड़ के सब कुछ ले लो, तो यहाँ एक्सेप्ट है, ये वाला accept, एक्सेप्ट, please accept, एक्सेप्ट माई heartiest wishes, accept my heartiest wishes on your on special, your special day. very good. I, I would like to I would like to thank you for your love and care. hmm, I, hmm, I am lucky I'm that lucky Hmm. the, to have you in my life. to have you in my life. Hmm. We celebrate your birthday at evening Together, together at evening. Your dear grandparents, loving your dear loving grandparents. daughter. अब क्या है, अब आपके पास क्या है? ये सब एक लेटर कर लिया, एक ऐसे कर लो ना, लिखा नहीं है तो कैसे याद करोगी फिर? मैम ने बोला कौन कौन से, हाँ यही तो ऐसे है, इधर आओ समझाओ। राइटिंग, राइटिंग में आपके पास ये हो गया एक, ये हो गया ना, दो, पैराग्राफ कहाँ है? पैराग्राफ नहीं है यार, 4 चैप्टर, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इनफॉर्मल लेटर, डायरी एंट्री, हाँ डायरी एंट्री, ये पैराग्राफ राइटिंग है, पैराग्राफ नहीं है, डायरी एंट्री है, लिखवाइए। ये भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, सर को बुलाना। बॉस इसको एक डायरी एंट्री आनी है और इसको पैराग्राफ से लिखवाए हैं, डायरी एंट्री नहीं लिखवाई है। डायरी एंट्री में तो अपने आप लिखना होता है, ऊपर से एक डाल के साइड में इधर और लिख देते कि आपने यहाँ पे क्या किया, वो तो डालो कहाँ है ही नहीं, कोई नहीं लिखवाई है, तो तुम पैराग्राफ को भी डायरी एंट्री करो, है ही नहीं पैराग्राफ सिलेबस में। सिर्फ डायरी एंट्री है, हाँ। तो डायरी एंट्री करवाएंगे होगी जिसको, जो करवाई नहीं तो आएंगे कैसे फिर? तुम्हें स्कूल में करवाई डायरी एंट्री तो फिर नहीं आएंगे, ऐसे सिलेबस होगा वो। अगर डायरी एंट्री करवानी है तो बता दो, करवा दो यार, एक तरीका बता दो ना करने का। तो कुछ नहीं यार, डायरी डाल याद जाओ जाओ सीखो कैसे करनी है। वो दे ये पायस से बहुत सुनाया कुछ इसने, जसकिरत होगी फिजिक्स खत्म बेटा?